सबके मन में वो भाव हैं, सबके मन में वो जज्बात हैं जिन्होंने अरुण के साथ वक्त गुजारा है। समय भी बहुत हो गया है और हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ यहाँ मंच पे आके कहना चाहते होंगे, लेकिन समय की सीमा शायद इजाज़त नहीं देगी। विनय विनय अंबर जो कि अरुण के नाटकों में लगातार कला निर्देशक रहे और मेरे और विनय के जो अरुण के साथ जो संबंध थे वो लव एंड वॉर के थे। हम लोग के बहुत झगड़े होते थे काम को लेकर, विनय के साथ भी यही हुआ। हम विनय को बुलाते हैं, वो अपनी बात कहेंगे। मेरे हाथ पैर उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं जिस तरह से करना चाहिए। 87 से हम साथ में थे, अखबार की दुनिया से साथ हमारा हुआ था और वो साथ ऐसा चला कि शायद उनके जाने से 1 महीने पहले तक मेरी उनसे मुलाकात हुई। डॉक्टर राजपूत को लेके मैं घर पहुंचा था उनको। उस समय उनके पैर में ज़्यादा तकलीफ़ें थी बहुत सारी, और वही डायलॉग, और गुरु तो मुझे और गुरु कहने वाला इस दुनिया में नहीं है। दरअसल अरुण पांडे की कहानियाँ अरेबियन नाइट्स की कहानियाँ हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। तमाम सारे वाक़यात हैं, तमाम किस्से हैं, मैंने बहुत सारी यात्राएं की हैं। हर यात्रा एक सीख थी, एक कहानी थी, एक मरहला था, एक कविता भी थी, एक कहानी भी थी, सब मिलाओ तो एक उपन्यास भी है। एक छोटी सी बात मैं शेयर करूंगा कि ये बात उस समय किसी को नहीं मालूम थी, शायद उन्हीं को मालूम थी। एक रात शाम मैंने फ़ोन किया उनको कि कल सुबह क्या कर रहे हो। बोले कुछ नहीं, बोलो। मैंने कहा कल सुबह मेरे स्टूडियो आ जाना, मैं शादी करने वाला हूँ। मैंने कहा मैं कल सुबह मेरे स्टूडियो आ जाना, बारात रोड पे मैं शादी करने वाला हूँ। ठीक है। और सुबह 11 बजे अरुण पांडे सिर पे फेंटा बांधे, एक हाथ में 5 किलो मिठाई, एक में नमकीन और पीछे पीछे इंद्र पांडे पानी का पौच की बोरी लेके पहुंचते हैं। और वो मेरी पत्नी जो डॉक्टर सुप्रिया अंबर है उनके हाथ पीले करते हैं। तो एक तरह से मेरा रिश्ता उनसे दूसरा भी था। तमाम झगड़े अक्सर नाटकों को लेके बेहद झगड़े होते थे। इसी मंच की बात है, मेरा 2 दिन पहले बहुत बड़ा झगड़ा हुआ उनसे और मैं चला गया। सिपाही नाटक था तो यहाँ पर शो होना था और बॉबी नाटक का सेट कर रहे थे। और चूँकि नाटक कश्मीर की घाटी का था जहाँ पर बर्फ़बारी है जे है, अचानक संतोष का फ़ोन आया कि दादा याद कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे कोई मतलब नहीं दादा से, कोई मतलब नहीं नाटक से। बोले बात तो कर लो। मैंने कहा हाँ बात कराओ। बोले आ जाओ, हाफ रखी है। यहीं चौथी वाली कतार में बैठे हुए थे, हाथ पकड़ा, पीछे गए, गिलास निकाला, 2 पैक शराब उन्होंने पी, 2 पैक मैंने पी और मैं सीधा मंच पे आया और मैंने कहा एक पेपर का रोल मंगाओ जो मानिक रद्दी वाले के यहाँ मिलेगा। संतोष और साथी गए मानिक रद्दी वाले के यहाँ से, वो रोल लेके आए और वो एक 500 रुपये में एक बड़े नाटक का सेट खड़ा हुआ। तो कई बार हम लोगों की जो खास बात थी वो थी मितव्ययिता, कि कम से कम पैसे में किस तरह से काम किया जाए और उस काम को कितना बड़ा किया जाए। मुझे याद है कि जब विवेचना रंगमंडल बना उस समय चंचला बाई हमको मिल चुका था और हम दोनों वहाँ बैठे हुए थे और उनका चेहरा लाल था क्योंकि नठल्ले की डायरी का शो था और पैसे नहीं थे। बोले गुरु यार पैसे नहीं है यार, जाना है। तो मुझे तुरंत याद आया कि एक शख्स है इस शहर में जो नाटकों के प्रति बहुत लालायित है और बचपन में नाटक करता था और अभी उसकी बहुत बड़ी पोल्ट्री है और मेरा अच्छा दोस्त है। तो मैंने उसको फ़ोन लगाया, मैंने कहा भाई अपनी शर्ट की जेब में 50,000 रुपये लेके आओ।
तो शाम को वो नमूदार हुए और उन्होंने पैसे निकाल के रखे, तो अरुण पांडे जी का चेहरा एकदम स्माइल जैसी है ना, ये मुस्कुराहट, बस खिल गया। मैंने कहा गुरु ये 50,000 आपके काम के नहीं हैं, आपको चाहिए कितने ये बताओ। बोले यार 5,000 मिल जाते। तो हमने कहा आशु ये 5,000 इनको दो, 40 रखो, 45। मैंने कहा पांडे जी ये 5 वापस करना है हमको। बोले हाँ हो जाएंगे। और यहाँ से रंगमंडल की नई शुरुआत हुई। इस तरह के कई वाकयात हैं। हम लोग नाटक दुर्गावती कर रहे थे, और चूंकि झगड़ों का दौर हम लोग चलता रहता था ना, तो झगड़े पुष्ट दर पुष्ट चलते रहते हैं। तो मुरली भैया के जो पुत्र हैं सेजा नागराज, उस समय उसका म्यूज़िक कर रहे थे। म्यूज़िक कंप्लीट हो चुका था, रिहर्सल जोरों पे चल रही थी, और नाटक के शो के समय आ गया था, और नाटक के संगीत के साथ रिहर्सल होना थी। चुन्नू ने कहा बिना पैसे के मैं नाटक का म्यूज़िक नहीं दूंगा। अब अरुण पांडे भारी परेशान कि यार गुरु क्या करें। बोले गुरु, मतलब मुझे गुरु से ही बहुत करते, गुरु क्या करें। तो मैंने कितने पैसे मांग रहे हैं चुन्नू। बोले यार 90,000 रुपये देना है, उसके बगैर नाटक नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है रुक जाओ। तो मैंने आशु को पकड़ा, मैंने कहा आशु एक चेक काटो 90,000 रुपये का और मेरे साथ चलो। तो विवेचना रंगमंडल का चेक लिया, और हमें हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, मेरे ग्वालियर के ही रहने वाले हैं, और मेरे पारिवारिक संबंध भी उनसे हैं। तो मैं उनके क्लिनिक पहुंचा, भीड़ लगी थी पेशेंट्स की। मैंने सबको रोका और मैं अंदर गया। मैंने कहा सीधे अटैक एकदम। मैंने कहा भाई ये चेक रखा है 90,000 रुपये का, रंगमंडल का चेक है, एक नाटक होना है, पैसे नहीं हैं, और मुझे 90,000 का चेक काट के दो। मतलब ये नहीं बोला कि दो पाओगे दे पाओगे, दो। उसने मेरा मुंह देखा और एक चेक काट के दे दिया 90,000 रुपये का। उनका नाम था डॉक्टर हर्ष सक्सेना, जो न्यूरो फिजिशियन हैं और सर्जन हैं। शाम को चेक आया, जमा हुआ, और चुन्नू को वो चेक मिला, और फटाक से भातखंडे के सामने वो सीडी आई और नाटक शुरू हुआ। कहने का मतलब ये है कि मुझे लगता है कि जबलपुर का जो रंगमंच है, वो रंगमंच सिर्फ इस मंच से नहीं चलता, इस शहर से चलता है, इस शहर के लोगों से चलता है, इस शहर के लोगों की दलिया दिली से चलता है। और मुझे वो समय भी याद है कि जब नाट्य समारोह की शुरुआत हुई थी, तो नाट्य समारोह का पहला मोनो मैंने बनाया था, नाट्य समारोह की रंग सज्जा मैंने की थी। उसके बाद सेकंड समारोह यहाँ हुआ जब रायपुर में थे अरुण पांडे, और उस समय छोटे छोटे से फोटो आते थे और हम उनको बड़ा इनलार्ज करते थे ताकि शो लग सके। तो मुझे लगता है कि मैंने जीवन में सबसे बड़ा जो खोया है वो 2 शख्स खोए। और जैसे सुभाष जी ने बोला था कि हम जिस स्कूल के हैं वो परसाई स्कूल है, तो जितना खालीपन मुझे परसाई जी के जाने के बाद लगा था, उससे ज़्यादा खालीपन मुझे आज महसूस हो रहा है। मैं पिछले 4 दिनों से उससे उबर नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं कब तक नहीं उबरूँगा, जब तक कि मैं कुछ ऐसा ना कर दूँ जो मुझे करना चाहिए अरुण पांडे को, शायद मैं उससे निवृत्त ना हो पाऊँ। मेरी ख्वाहिश है कि आप जितने लोग बैठे हैं अपनी अपनी जगहों पर अपने अपने रंगमंच के तरीक़ों को बेहतर बनाएं, और इस अलख को जलाए रखें। संभवतः आने वाला समय रंगमंच की दुनिया को बदलेगा, क्योंकि जिस तरह से देश बदल रहा है अभी, हम सब बोलने लगे हैं और मुखरता से बोलेंगे, और एक बेहतर समय हम फिर से पाएंगे। अरुण पांडे के लिए हम एक यादगार समय जरूर बताएंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में किताबों की दुनिया के एक बहुत बड़े मैं तो कहूँगा कि जादूगर अजय गुप्ता बैठे हैं। हम उनको बुलाते हैं और वो आए और अपनी बात कहें। शुक्रिया। क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं अजय यादव हूँ या अजय गुप्ता हूँ। उन्होंने किताबों से मुझे याद किया, ये बहुत बेहतर है कि मैं किताब वाला अजय हूँ। अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है। मुझे प्रगतिशील लेखक संघ मध्य प्रदेश के प्रांतीय महासचिव की तरफ से शोक संदेशा मिला है, और मुझे वही पढ़ना है जो उन्होंने अपना शोक संदेशा भेजा है। अपनी बात हम फिर कभी अलग से करेंगे, अभी मैं सिर्फ उनका संदेशा पढ़ देता हूँ। प्रगतिशील लेखक संघ मध्य प्रदेश के प्रांतीय सचिव तरुण गुहा नियोगी जी का यह शोक संदेश है, वो मैं आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ। साथी, अरुण पांडे का प्रस्थान सिर्फ चले जाना नहीं है, बल्कि महाप्रस्थान है, क्योंकि उन जैसे व्यक्ति के देह के समाप्त होने पर भी बहुत कुछ ऐसा है
जो आगे की यात्रा की ओर ले जाता है। यह कोई आध्यात्मिक प्रसंग नहीं है, ना ही देवत्व आरोपित करने का प्रयास। दरअसल व्यक्ति जब सृष्टिशीलता में डूब कर जीता है तो उसके साथ जीवन समाप्त नहीं हो जाता, वरन जीवन उसकी सृष्टि में व्याप्त होकर आगामी रचयिताओं को प्रेरित करता है। अरुण पांडे ऐसे ही सृष्टिशील व्यक्ति थे, बेहद भावुक और संवेदनशील। मुझे याद आता है कि जब हम कुछ लोगों ने नुक्कड़ नाटक और जनगीतों पर जोर देकर काम करना शुरू किया तो अरुण पांडे एक दिन हम लोगों के लिए पोशाकों का एक सेट लेकर आए। उसी प्रकार आग्रह करने पर वर्ल्ड सोशल फोरम मुंबई में 16 से 21 जनवरी 2004 में पूरी टीम के साथ शामिल हुए। उस साल फोरम में 117 देशों के 1,30,000 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसी प्रकार जब प्रगतिशील लेखक संघ का पुनर्गठन जबलपुर में हुआ तो उनका भरपूर सहयोग मिला। प्रगतिशील लेखक संघ के आयोजनों में उन्होंने सहयोग किया। वे हमेशा दूसरों की मदद बिना मांगे करते रहे हैं। कुछ लोग अरुण पांडे को अराजक कहते रहते हैं। बेशक उनकी जीवन शैली में अराजकता थी, लेकिन खतरनाक वे लोग रहे हैं जो विचार के स्तर पर अराजक थे और रहे हैं। अरुण पांडे से अनेक मुद्दों पर असहमति रही, लेकिन असहमतियों से ही जीवन बहुआयामी होकर पुष्पित होता है। गणतांत्रिक नागरिक होने की ये पूर्व शर्त है। आज के दिन मैं अपनी तरफ से और प्रगतिशील लेखक संघ मध्य प्रदेश की ओर से उन्हें अपना सलाम पेश करता हूँ। कामना करता हूँ कि विवेचना रंगमंडल उनके स्वप्नों को साकार करने की दिशा में अग्रसर होगा। तरुण गोया नियोगी, महासचिव, प्रगतिशील लेखक संघ मध्य प्रदेश। धन्यवाद। साथियों, अरुण ने एक अपने कहिए कि शिष्यों की एक बहुत बड़ी फौज तैयार की और जो शहर में और शहर से बाहर जाके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई 10 से 15 लोग हमारे दल के ऐसे हैं जो मुंबई में एक जगह रहते हैं। अब तो मुझे सुनने में आया कि एक बिल्डिंग में रहते हैं। ये संयोग बहुत कम देखने मिलता है और अरुण जो हैं वो हमेशा हमारे बीच रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे और उन्होंने जिस ढंग के काम किए हैं उस काम को जो बाकी साथी हैं वो आगे बढ़ाएंगे। और किसी को अगर अपने विचार व्यक्त करना हो, अगर किसी के मन में कुछ ऐसे भाव हो तो यहाँ ज़रूर आए। चलिए, अलबेले अरुण जो हैं वो हमेशा अलबेले रहेंगे हमारे बीच और आज का ये जो स्मृति उत्सव है ये इसका समापन तो नहीं है, ये उत्सव जारी रहेगा और हम लोग अरुण के साथ अरुण की यादों में लगातार सक्रियता बनाए रखेंगे। हम ऐसी आशा करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।